प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। 20वीं शताब्दी के पिछले वर्षों में ये एक विकास का नया दृष्टिकोण उभर कर आया। वह दृष्टिकोण था मानव विकास दृष्टिकोण। मानव विकास दृष्टिकोण, क्या मानव विकास के बिना समाज का विकास हो सकता है? नहीं। मानव के बिना समाज का विकास एक कोरी कल्पना है। वास्तव में जो भी भौतिक संसाधन है, उन संसाधनों पर काम करने वाला कौन है? मानव। और इन भौतिक साधनों पर नियंत्रण कौन करता है? वो भी करने वाला मानव है। उत्पादन करने वाला मानव है। तो फिर उन लाभों का न्यायोचित वितरण का जो सही अधिकारी है, वो अधिकारी भी मानव है। तो मानव के बिना हम विकास को सही, किसी भी समाज के विकास का हम सही आकलन नहीं कर सकते हैं। ये जो विचारधारा है, हमें मानव विकास दृष्टिकोण की तरफ ले जाती है। मानव विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दिया। 1990 में महबूब उल हक और अमर्त्य सेन और अन्य समाजशास्त्रियों ने मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को दी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास को परिभाषित करते हुए कहा कि लोगों की पसंद बढ़ाने की प्रक्रिया उन्हें लंबे व स्वस्थ जीवन स्तर का आनंद लेने के लिए साथ ही साथ राजनीतिक स्वतंत्रता की अनुमति देता है, अन्य मानवाधिकारों और आत्मसम्मान की विभिन्न सामग्री की गारंटी देता है। इस परिभाषा से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने, तो उनका ये कहना था कि ये जो हम पारंपरिक विकास करते आ रहे हैं, जो आर्थिक विकास करते आ रहे हैं, उस आर्थिक विकास का जो फायदा है, जो लाभ है, वो समाज के केवल एक थोड़े से लोगों को इसका फायदा हो रहा है। और ये जो विकास है, ये विकास बिल्कुल जॉबलेस है, रूथलेस है, वॉइसलेस है, रूटलेस है, फॉर्चूनलेस है। कहने का मतलब ये जड़हीन है। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे जो है गरीबी बढ़ रही है। तो ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। और इस तरह के विकास से अमीर अधिक अमीर होते जा रहे हैं और गरीब अधिक गरीब होते जा रहे हैं। और उनके बीच में एक बहुत लंबी खाई बन गई है, बहुत लंबी दूरी बढ़ गई है। और जो थोड़े बहुत अमीर लोग हैं, उनकी जो संस्कृति है, अब वो अन्य लोगों की संस्कृति पर हावी हो रही है। अल्पसंख्यक और माइनॉरिटीज की जो संस्कृति है, वो हाशिए पर जा रही है। हम सब जानते हैं कि इस विकास के बाद में जो ट्राइबल सोसाइटीज है हमारी, उन ट्राइबल सोसाइटी की कल्चर जो है, आज वो धीरे धीरे जो है वो हाशिए पर जाने लगी है। कई जनजातियां जो है विलुप्ति की अवस्था पर आ गई है और उन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। तो उनका ये कहना था कि ये जो विकास है, वो समाज के सभी वर्गों की आवाज नहीं है, केवल कुछ लोगों की आवाज है। सब वर्गों का बराबर बराबर ये विकास नहीं कर रहा है और इससे कई लोगों का शोषण भी हो रहा है और साथ ही साथ प्रकृति का भी शोषण हो रहा है। तो इन मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र परिषद ने जो कार्यक्रम है, उन्होंने इस मानव विकास की परिभाषा को प्रस्तुत किया और जिसमें उन्होंने इस परिभाषा को बताया कि लंबे और स्वस्थ जीवन स्तर का आनंद लेने के लिए, अगर इस पूरी परिभाषा को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 3 बातें हमारे सामने उभर कर आती है और वो 3 बातें हैं। लंबा व स्वस्थ जीवन जीने के लिए, मतलब जिस राष्ट्र या जिस राज्य में जीवन प्रत्याशा अधिक होगी, लंबा जीवन लोग जिएंगे और स्वस्थ रहेंगे, मतलब शिशु मृत्यु दर कम हो, जहाँ मातृ मृत्यु दर कम हो या बीमारियों से, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से कम मृत्यु हो, तो उसका मतलब है वो स्वास्थ्य स्तर उनका अच्छा है।
दूसरी बात इस परिभाषा से निकल के आती है, ज्ञान प्राप्ति के लिए मतलब शिक्षा का स्तर उस देश में कितना है, कितने लोग शिक्षित हैं, कितनी महिलाएं शिक्षित हैं, कहाँ तक मिडिल कितने बच्चों ने पास करी, प्राइमरी एजुकेशन कितने बच्चों की हुई है, मिडिल कितने बच्चों की हुई है, हायर एजुकेशन कितने बच्चे गए हैं, कॉलेज कितने बच्चे जाते हैं, लड़कियां कितनी कॉलेज तक पहुंचती है, अपनी एजुकेशन कहाँ तक कंप्लीट करती है। इस आधार पर ज्ञान के स्तर को नापा जाता है और एक सभ्य जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंचने और समुदाय के जीवन में भाग लेने में सक्षम होने के लिए, समुदाय के जीवन में भाग लेने के लिए सक्षम होने के लिए मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता हो, उन्हें समाज के कार्यों में भाग लेने की उनको स्वतंत्रता हो, आत्मसम्मान के साथ जी सके, साथ ही साथ मानवाधिकार, जी पोषण का अधिकार है उन्हें, तो उनको रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि जो आवश्यक संसाधन है उनके जीवन जीने के लिए, वो उन तक उनकी पहुंच हो सके उस समाज में, तभी उस समाज का हम कह सकते हैं मानवीय विकास हुआ है, मानव विकास हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने एक ऐसा मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया जो मानव विकास की स्थिति को मापने में प्रयोग किया जाता है, जिसे मानव विकास संकेतक कहते हैं। जैसे पहला है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि भाई कितने वर्ष तक उस जो भी देश है उस देश में जीवन प्रत्याशा कितनी है, मतलब औसत जीवन आयु कितनी है, कहीं 64 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, जितनी अधिक जीवन प्रत्याशा जिस देश की होगी वहां का मानव विकास सूचकांक इंडेक्स जो है वो उतना ही हाई लेवल का होगा। और जितनी कम जीवन प्रत्याशा होगी, और जीवन प्रत्याशा कहाँ कम होती है, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक न हो, जहाँ पोषण स्तर अच्छा न हो, जहाँ लोगों को आवश्यक जो वस्तुएं हैं जीवन की वो भी प्राप्त न होती हो, तो अपने आप ही वहां की जीवन प्रत्याशा जो है वो कम होती जाती है। दूसरी बात है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितनी है, कितनी महिलाएं कितने पुरुष पढ़े हुए हैं, भारत की साक्षरता दर कितनी है, भारत के राज्यों में कितनी साक्षरता दर है, और वहां की महिलाएं कितनी पढ़ी है, बच्चे कितने स्कूल जाते हैं, ये सब से साक्षरता दर नापी जाती है। और जिस राष्ट्र की साक्षरता दर अधिकतम होती है, जैसे केरल, हमारे भारत में केरल राज्य है, वहाँ साक्षरता दर बहुत अधिक है, तो वो मानव विकास संकेतक में ऊपर आओ होगा। तो इस तरह से जिस किसी भी देश की, जिस किसी भी राष्ट्र की साक्षरता दर अधिक होगी, वो अपने आप ही मानव विकास संकेतक में जो है उनका इंडेक्स में उनका ऊपर नाम होता जाएगा। जन्म दर कितनी है, जन्म दर अगर कम है, रेट कम है, बहुत ज्यादा जन्म दर होना मतलब जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक होना, और हम सब जानते हैं बहुत अधिक, अगर अधिक वृद्धि दर हो और खाद्य इतना उत्पन्न हो अगर उस किसी भी देश में, तो वहां खाद्य की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। विकास की दर भी बराबर न हो तो सभी को समुचित रूप से रोजगार भी नहीं मिलता है, तो गरीबी, बेरोजगारी, सब विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी, अशिक्षा इत्यादि उत्पन्न होती है। तो जन्म दर कम हो, मृत्यु दर भी कम होनी बहुत आवश्यक है। मृत्यु दर अधिक होने का तात्पर्य है कि वहां स्वास्थ्य सुविधाएं बराबर उपलब्ध नहीं है। और शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 साल के अंदर अंदर अगर मृत्यु हो जाती है किसी बच्चे की, अगर वहां का शिशु मृत्यु दर अधिक है, या हम कहते हैं IMR के साथ U5MR, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट और IMR दोनों अगर किसी देश में ज्यादा है, तो वो मानव विकास सूचक जो होता है, इंडेक्स जो होता है, उसमें उनका स्थान नीचे होता जाता है। अगर मृत्यु दर अधिक है तो भी उसका स्थान नीचे है, और शिशु मृत्यु दर अगर मतलब ज्यादा है तो भी उनका स्थान नीचे होता जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में अपनी मानव विकास रिपोर्ट जो 1990 में उन्होंने दी थी, उसमें उन्होंने परिभाषित किया था इस अवधारणा को नए सिरे से, जो परिभाषा मैं आपको बता चुकी हूँ। मानव विकास का संप्रत्य व्यापक रूप से समग्र मानव कल्याण से जुड़ा है। मानव विकास वास्तव में किससे जुड़ा है, मानव के कल्याण से, क्योंकि विकास है किसके लिए, वास्तव में विकास तो जो है वो मानव के लिए ही है। और जो भी लाभ होगा, उत्पादन किसके लिए कर रहा है,
विकास में जो प्रोडक्शन जो हो रहा है वो सब किसके लिए हो रहा है? मानव के लिए, उसके उपयोग के लिए, उसके जीवन को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए ही विकास हो रहा है। तो इस विकास का सीधा सीधा संबंध किससे है? मानव से है। तो यह मानव कल्याण से जुड़ा हुआ है। यह परिप्रेक्ष्य विकास के मानवीय पक्ष पर अधिक केंद्रित करता है। वास्तव में संपत्ति में वृद्धि इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई भूखे पेट नहीं रहेगा। ये यूएनडीपी कहता है कि जरूरी नहीं है संपत्ति में वृद्धि हो रही किसी देश में तो वहां कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो रहा है, भूखे पेट नहीं सो रहा है। वहां कई व्यक्ति भूखे भी सोते हैं। तो उससे वो हाँ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कम है। यह परिप्रेक्ष्य इंगित करता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार के बीच में कोई स्वतः स्फूर्त और सीधा संबंध नहीं है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार का तात्पर्य है कि उस राष्ट्र या उस देश के सभी व्यक्तियों को जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति भूखे पेट न सोए, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं बराबर उपलब्ध हो और लंबा और स्वस्थ जीवन जिए और साथ ही साथ उनको शिक्षा भी पूरी तरह से उपलब्ध हो। तो ये कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद अगर बढ़ गया है तो वहां के जीवन स्तर में भी गुणवत्ता आ जाएगी। ये कोई जरूरी नहीं है, उसका कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। और इस बात को वो कहने के लिए कहते हैं 1990 की रिपोर्ट में यूएनडीपी कहता है कि जैसे श्रीलंका, थाईलैंड आदि कई देश ऐसे हैं जिनमें मानव विकास पर पैमाने पर प्रदर्शन जो है उनके आय स्तर की तुलना में काफी बेहतर है। कहने का मतलब है श्रीलंका और थाईलैंड में इतना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है या नेशनल इनकम या प्रति व्यक्ति आय जो है अधिक नहीं है, परंतु वहां मानव विकास का पैमाने पर जो प्रदर्शन है वो अच्छा है। मतलब साक्षरता की दर अच्छी है, मृत्यु दर कम है, शिशु मृत्यु दर कम है। तो हम कह सकते हैं वह लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज्यादा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो मानव विकास पैमाने पर उनका प्रदर्शन तो अच्छा है परंतु आय स्तर जो है वो उसमें कम है। तो ये जो बात यूएनडीपी कहता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं है, ये इस बात से प्रूफ होता है। और इसी के साथ वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि इसके विपरीत ओमान, सऊदी अरब, अल्जीरिया जैसे देशों में ऊंचा आय स्तर होते भी वो मानव विकास पैमाने पर अपेक्षाकृत नीचे आते हैं। वो अपेक्षाकृत नीचे क्यों आते हैं? क्योंकि वहां ऐसी पॉलिसीज ही नहीं है। वहां जो लाभ है वहां उस लाभ का अधिकांश हिस्सा जो है समाज के केवल एक ही वर्ग को प्राप्त हो रहा है। मतलब जो अमीर है वो अधिक अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब अधिक गरीब बनते जा रहे हैं, उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मानव विकास जो पैमाना है उस पर वो राष्ट्रीय आय अधिक होते हुए भी, प्रति व्यक्ति आय अधिक होते हुए भी ओमान, सऊदी अरब, अल्जीरिया उस पैमाने पर, मानव विकास पैमाने पर नीचे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत के राज्य ने भी, जो भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों ने भी अपनी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने लगे। और उसमें मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला पहला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने सबसे पहले अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की। तो उस ह्यूमन रिपोर्ट डेवलपमेंट जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। उसके बाद कर्नाटक ने भी जारी की और अब तो सभी जारी करते हैं। जिसमें अगर हम देखें भारत में तो ह्यूमन डेवलपमेंट को देखें तो, और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखें, अगर हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम भारत के राज्यों को अगर देखें तो उच्च मानवीय विकास के साथ सापेक्षतः नीची आय, प्रति व्यक्ति आय कम है परंतु वहां ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है। ऐसा राज्य भारत का केरल। केरल में देखिए आप कि वहाँ साक्षरता जो है वो बहुत अधिक है। साथ ही साथ अगर हम जेंडर का देखें, लिंगानुपात देखें, तो महिलाओं का लिंगानुपात जो है वो सबसे अधिक केरल में है।
इसका मतलब कन्या भ्रूण हत्या वहां नहीं है, वहां साक्षरता भी बहुत अधिक है, 100% साक्षरता है। तो वो मानव विकास के पैमाने पर उच्च है, परंतु आय वहां प्रति व्यक्ति आय कम है। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो वहां निम्न मानवीय विकास के साथ उच्च आय। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, परंतु वह ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कम है। हरियाणा में हम सब जानते हैं कन्या भ्रूण हत्या होती है, तो वह जेंडर जो इक्वलिटी नहीं है वहाँ, तो जेंडर इक्वलिटी भी बहुत मायने रखती है। तो वहाँ जो है लिंगानुपात जो है वो कम है। तो शिक्षा भी इतनी अधिक नहीं है तुलनात्मक केरल, तो वो मानवीय विकास में जो है वो नीचे आता है। सर्व आर्थिक विकास परंतु निम्न मानवीय विकास राजस्थान में शिशु मृत्यु दर अधिक है, हम सब जानते हैं, कई बच्चे कुपोषित भी है। तो इस अगर दृष्टिकोण से देखें, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो राजस्थान में जो है वो निम्न मानवीय विकास है। आर्थिक विकास तो राजस्थान कर रहा है, हमारा राज्य कर रहा है, परंतु इस मामले में हम थोड़ा पीछे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो जालोर और ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत कम है। तो शैक्षणिक रूप से भी हम महिलाओं और पुरुषों में अगर शिक्षा का स्तर देखें, तो राजस्थान की महिलाओं में शिक्षा का स्तर कम है, तो उस आधार पर भी मानवीय विकास निम्न होता है। मंद आर्थिक विकास और मंद मानवीय विकास जो है वो पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। पश्चिमी बंगाल में दोनों ही कम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम है और मानवीय विकास भी कम पाया जाता है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां आर्थिक विकास और मानवीय विकास दोनों ही एक दूसरे को बढ़ाते हैं, दोनों ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और ऐसे जो सॉरी ऐसे जो राज्य हैं वो है पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। इनमें मानवीय विकास भी बढ़ रहा है, साथ साथ आर्थिक विकास भी बढ़ रहा है। कुछ भारत में ऐसे राज्य भी हैं जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम है और ह्यूमन डेवलपमेंट भी कम है, और दोनों एक दूसरे पर मंद प्रभाव डाल रहे हैं। उसकी एग्जाम्पल है बिहार। बिहार में शिक्षा स्तर भी कम है, उड़ीसा में गरीबी बहुत अधिक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ दोनों ही कम है। तो कहने का मतलब है आर्थिक विकास किसी भी राज्य में तभी संभव है जब मानव विकास हो, और मानव विकास किसी भी राज्य में उसके आर्थिक उत्पादन का जो न्यायोचित वितरण अगर समान होगा, तभी उस देश का आर्थिक विकास संभव है। उस देश में जो है स्वास्थ्य की नीति जो है वो अच्छी हो, स्वास्थ्य नीतियां अच्छी हो, सभी को स्वास्थ्य की सुविधाएं बराबर बराबर उपलब्ध होंगी, तो क्या होगा, मातृ मृत्यु दर कम होगी, शिशु मृत्यु दर कम होगी, साक्षरता की सुविधाएं जैसे कि शिक्षा से लेकर जो बना है शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 बना है, जिसमें सभी को निशुल्क शिक्षा उसका अधिकार है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो जब सभी को समान रूप से मिलेगी, तो वो अपने आप ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है वो ऊपर होता जाएगा। और जब ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा, तो अपने आप ही उस देश का आर्थिक विकास संभव है। और मानव विकास के बिना आर्थिक विकास हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो मानव विकास के भी कुछ आयाम हैं। अगर हम उन आयामों की बात करें, तो दो तरह के आयाम होते हैं। एक तो मानव क्षमता को सीधा बढ़ाना, और दूसरा होता है मानव विकास के लिए अवस्थाओं का निर्माण करना। जैसे मानव क्षमता को अगर सीधा बढ़ाना है, कैपेसिटी, अगर ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है अगर हमको, तो स्वस्थ और लंबा जीवन, तो अपने आप ही स्वस्थ और अगर लंबा समय तक लोग जिएंगे, तो अपने आप ही वो देश के विकास में सहयोग करेंगे। ज्ञान, अगर शिक्षित होंगे तो उसका सीधा प्रभाव जो है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय पर पड़ेगा। और सभ्य जीवन स्तर जिएंगे, सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होंगे, तो अपने आप ही जो है वो राष्ट्र विकास में सहयोग करेंगे। तो ये तीन तो इसकी जो है
कैपेसिटी जो है एक मानव की बढ़ाने के लिए है, परंतु उसकी जो अवस्थाएं हैं, मानव विकास की अवस्थाओं के निर्माण के लिए क्या क्या चीजें उस समाज में जरूरी है, उसकी चर्चा करते हैं हम। जैसे कि पहली है राजनीतिक व सामुदायिक जीवन में भाग लेना। सामुदायिक जीवन और राजनीतिक जीवन में भाग लेने के लिए उसको स्वतंत्रता प्रदान करना। जैसे कि पहले हमारे भारतीय समाज में जाति के आधार पर एक बहुत बड़े समुदाय को जो है वो सामुदायिक जीवन में भाग लेने से बिल्कुल वंचित कर दिया जाता था, परंतु अब उसे सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता भी है, सामुदायिक जीवन में भाग लेने की भी स्वतंत्रता है, अपनी विचारों को व्यक्त करने भी स्वतंत्रता है। तो ये जो है पहली अवस्था है कि राजनीतिक और सामुदायिक जीवन में भाग लेने के लिए उसे स्वतंत्रता। पर्यावरणीय स्थिरता सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। आप जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, अगर आप उसी को ही नष्ट कर देंगे तो आप सरवाइव कैसे करेंगे। तो पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मानव का विकास करना, समाज का विकास करना, आर्थिक विकास करना। परंतु आर्थिक विकास पर्यावरण को हाशिए पर रखकर या पर्यावरण की बलि देकर आर्थिक विकास किसी भी दशा में संभव नहीं है। ह्यूमन सिक्योरिटी एंड राइट, मानव सुरक्षा और अधिकार। जिस किसी भी समाज या देश या राष्ट्र में अगर मानव सुरक्षित नहीं है, उसके अधिकार सुरक्षित नहीं है, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऊपर नहीं आ सकता। अगर मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके राइट्स का हनन हो रहा है, तो फिर वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नीचे ही रहेगा। तो ये भी एक आवश्यक शर्त है मानव विकास की कि मानव को उस समाज में, जिस समाज में वो रह रहा है, उसे सुरक्षा प्रदान की जाए और उसके अधिकारों की भी सुरक्षा प्रदान की जाए। लैंगिक समानता ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लैंगिक समानता इसलिए आवश्यक है कि जब समाज की एक आधी आबादी जब अशिक्षित होगी, अपने अधिकारों से वंचित होगी, तो कोई कैसे राष्ट्र विकास कर सकता है। और महिलाएं जो है वो राष्ट्र के विकास में सहयोग तभी दे सकती है जब उन्हें जीने का अधिकार मिले। कन्या भ्रूण हत्या क्या है, एक नारी का, एक महिला का, एक बच्ची का जीवन जीने का अधिकार छीनती है। जब उसे जीने का अधिकार मिलेगा, उसे शिक्षा का अधिकार मिलेगा, तो क्या होगा, वो भी राष्ट्र के विकास में बराबर बराबर सहयोग प्रदान करेगी। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वही राष्ट्र ऊपर आ सकता है, जो मानव विकास सूचकांक में वही आ सकता है जहां उस राष्ट्र में लैंगिक समानता पाई जाए, जेंडर इक्वलिटी पाई जाए। तो इस आधार पर ये कोई भी राष्ट्र जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट में कई प्रकार की बाधाएं भी हैं, उन बाधाओं की हम बात करते हैं। जैसे मिचेल टोडारो ने कहा है 1981 में कि मानव विकास का संबंध संस्थात्मक, सामाजिक तथा प्रशासनिक संरचना में रचनात्मक परिवर्तन होने के साथ ही लोगों की मनोवृत्तियों, प्रथाओं और विश्वासों में परिवर्तन लाने से भी है। सही कहा उन्होंने, हमारी मनोवृत्ति, प्रथाएं, विश्वास में परिवर्तन लाने से भी मानव विकास होगा। हमारी प्रथाएं और हमारी मनोवृत्तियां कहती है लड़का हुआ है थाली बजाओ, ये लड़की हो गई तो थाली मत बजाओ। क्यों? ये हमारी मनोवृत्तियां। लड़का पुत्र पिता को मोक्ष देता है, पिता को अग्नि देता है। ये हमारी ऐसी मनोवृत्तियां और ये प्रथाएं जो है वो हमारे मानव विकास के बीच में बहुत बड़ी बाधा है। तो हमारी जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो दशाएं हैं, ये हमारी सामाजिक जो विश्वास है, जो हमारी प्रथाएं, ये मनोवृत्तियां जो है वो हमारे मानव विकास को प्रभावित करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रभावित करती है। और ऐसी सोच कि केवल पुत्र ही जो है वो पिता का उद्धार कर सकता है, इस कारण से ही कन्या भ्रूण हत्या समाज में बढ़ रही है और कन्याओं की संख्या कम होती जा रही है। तो ये हमारे मानव विकास सूचकांक को प्रभावित करती है। तो केवल आर्थिक विकास ही इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं और आर्थिक दशाएं तीनों ही जो है वो मानव विकास सूचकांक को प्रभावित करती है।